हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरे भाई की शादी हुई तो शादी के एक हफ्ते बाद भाभी लंगड़ी हो गई। डॉक्टर के पास ले जाने लगे तो भाई घबरा गया और मना कर दिया। कुछ वक्त वो लड़की भाई को छोड़कर भाग गई। जब भाई की दूसरी शादी की तब भी यही हुआ। अब सब भाई के बारे में अजीब अजीब बातें करने लगे। जब मैंने राज जानने के लिए भाई की शादी अपनी ही सहेली से करवा दी, लेकिन वो शादी की रात ही रोते हुए मेरे पास आई। मेरी जान निकल गई जब उसने मेरे सामने। मेरा नाम शाजिया है और मेरा ताल्लुक एक कस्बे से है। मेरी उम्र 30 साल है। जिंदगी कभी कभी अजीब और गरीब रूप में सामने आती है कि इंसान को समझ नहीं आती कि वो कैसे रद्द अमल पेश करे, क्योंकि जो हमें धोखा दे रहे होते हैं वो कोई गैर नहीं बल्कि हमारे अपने होते हैं। कभी कभार हमारे पास कहने को बहुत कुछ होता है, मगर इसलिए खामोश रहते हैं कि हम बहुत से रिश्तों का भरम टूटने नहीं देना चाहते। कुछ लोग हमारे साथ ऐसे रूप और अंदाज में पेश आते हैं कि हमें उनसे शदीद नफरत हो जाती है। उनका ये रूप हमारे लिए कभी कभार तो बर्दाश्त से भी बाहर होता है और दिल चाहता है कि बस या तो उनको कुछ कर दिया जाए या उनसे हर रिश्ता और ताल्लुक तोड़कर कहीं रूपोश हो जाए इंसान। बस जब तवक्को हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो इंसान के दिन उसी लम्हे बुरे शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था। मैंने हमेशा ही दूसरों के साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करने की कोशिश की थी, मगर मुझे बदले में हमेशा धुतकार ही मिली। मेरे साथ हमेशा से ये होता आया था। सोचा था कि ज़िंदगी आगे जाकर ठीक हो जाएगी। जैसे जैसे बड़ी होती जाऊंगी वक्त की मरहम मेरे ज़ख्मों पर लगती जाएगी, लेकिन इस जालिम वक्त ने मेरी ज़िंदगी को इतना ख़तरनाक बना दिया कि मेरे सब ख्वाब तहस नहस हो गए। अब दिल चाह रहा था कि बस मौत आ जाए और मुझे सुकून मिल जाए, मगर मैं हराम मौत को गले लगाकर अपनी दुनिया के साथ आकबत ख़राब नहीं करना चाहती थी। मेरा नाम शाजिया है और ये मेरे भाई की ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर हम सब सकते में आ जाएंगे। अगर इस कहानी को सुनाने वाली मेरी दोस्त पर मुझे आंखें बंद करके यकीन ना होता और अगर मेरे घर वाले इसे बचपन से ना जानते होते तो मैं या कोई भी कभी भाई की इस असलियत पर यकीन न करता। और फिर इस कहानी के सबूत भी मेरी पहली 2 भाभियों की सूरत हमारे सामने थे, तो फिर इनकार करने की कोई वजह नहीं रह जाती थी। मुझे याद है आज भी कि जिस रात मेरी दोस्त ने मुझे ये सारी हकीकत बताई थी, मैं किस कदर सख्ते में आ गई थी कि सारी रात माऊफ होते दिमाग के साथ एक ही जगह बैठी रही थी और मुझे रात गुजरने का एहसास भी नहीं हुआ था। वो तो सुबह जब हकीकत सबको पता चली और घर में चहल पहल हुई तब मुझे होश आया कि सारी रात गुजर चुकी है और अब हमें दिन के उजाले में भी इस हकीकत का सामना करना है और इसी के साथ जीना है और लोगों की बातों के जवाब भी देने हैं। दरअसल मैं हमारे बचपन से शुरू करती हूँ। मैं और मेरे भाई हम 2 ही औलाद थे अपने वालिदैन की और वो हम दोनों से ही बेइंतहा मोहब्बत करते थे। मैं अपने भाई से 5 साल छोटी थी, इसलिए मुझे भाई की लाडली होने का शरफ भी मिला था। मेरा भाई मुझ पर जान छिड़कता था और मुझे हाथ के छाले की तरह रखता। उनका बस नहीं चलता था कि वो मुझे अपनी नज़रों से कभी भी ओझल ना होने दें। यहाँ तक कि जब मैंने स्कूल जाना शुरू किया तो तब मेरा भाई सारा दिन चले पैर की बिल्ली की तरह मेरी क्लास के बाहर चक्कर लगाता रहा। कभी पानी के बहाने, कभी वॉशरूम के बहाने वो क्लास से निकलता और बाहर खड़ा रहता कि कहीं मेरी बहन को कोई तकलीफ़ ना हो। मुझे आज भी याद है कि इस बात पर उसे टीचर ने बहुत मारा था और प्रिंसिपल के ऑफिस ले गई, लेकिन भाई की ये रूटीन तब तक न बदली जब तक कि मैं स्कूल में सेट ना हो गई। इसके बाद भी भाई दिन में से 4 से 5 दफ़ा मुझे देखने ज़रूर आता था। जब भाई स्कूल से कॉलेज गया तो उसे सबसे ज़्यादा परेशानी मेरी ही थी कि कहीं उसकी बहन को कोई मसला ना आए, लेकिन वक्त के साथ ये परेशानी भी जाती रही। लेकिन मुझे याद है कि एक दफ़ा मैं रोती हुई घर गई थी क्योंकि रास्ते में किसी ने मुझे गलत नज़रों से देखा था। मैं घर आकर अम्मी के सीने से लगकर बहुत रोई थी और रोते रोते मुझे बुखार हो गया। मैं 2 दिन उसी बुखार में पड़ी रही। जब तीसरे दिन भाई को इल्म हुआ तो उन्होंने 2 दिन बाद इस लड़के को तलाश करके उसकी इतनी धुलाई की कि उस दिन के बाद पूरे मोहल्ले में कभी किसी ने मुझे नज़र उठाकर नहीं देखा। मेरा भाई ऐसा ही था। हम लोग हंसी खुशी रहते थे, लेकिन मसला सिर्फ तब होता था जब भाई पर किसी एक बात को जानने का भूत सवार हो जाए। रिसर्च करना उसका पसंदीदा काम था और अगर वो किसी टॉपिक के पीछे पड़ते तो हर चीज़ का होश भुला देते थे और सही गलत की तफरीक किए बिना बस अपनी रिसर्च में लगे रहते थे। अक्सर इस बात पर हमारे घर में बहुत बहस होती थी और माहौल में तनाव पैदा हो जाता था। भाई की ये आदत उनके कॉलेज तक जारी रही और फिर कॉलेज में आखिरी मर्तबा उन्हें न जाने किस चीज़ की गहराई में जाने का शौक़ हुआ कि वो कॉलेज में ही छुप गए
और छुट्टी के बाद जब सब कॉलेज से चले गए तो भाई वहीं थे और घर पर सब बेहद परेशान। सारा दिन उन्हें ढूंढते रहे लेकिन वो ना मिले। उनके सब दोस्तों के घर भी फ़ोन किया जा चुका था लेकिन किसी को कुछ इल्म न था। अगले दिन हफ्ता था और हफ्तावार कॉलेज बंद रहते हैं, लिहाजा ये परेशानी 3 दिन तक चलती रही। 3 दिन बाद जब कॉलेज खुला तो भाई के दोस्तों ने उन्हें कॉलेज में पाकर फ़ौरन बाबा को इत्तला दी। बाबा कॉलेज गए तो पता चला कि भाई 3 दिन से यहीं मौजूद थे और उनका यहाँ रुकना पहले से प्लान का हिस्सा था। लिहाजा वो जुमे के दिन अपने बैग में 3 दिन तक खाने के लिए सामान पहले ही खरीद लाए थे। ये सुनकर बाबा को बहुत तैश आया और वो भाई को घर ले आए। घर लाकर बाबा ने उन्हें बहुत डांटा और उन्हें उनकी हरकत की गंभीरता बताने की कोशिश की और ये भी कि इस सूरत हाल में वो कितनी बड़ी मुसीबत में भी फंस सकते थे। इस वक्त भाई चुप हो गए और उनका ये रिसर्च का भूत भी कुछ अरसे तक गायब रहा। तो हम सब खुश हो गए कि चलो आखिरकार उन्हें बाबा की बात समझ आ गई है, लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं था कि अभी कितनी बुरी खबर हमारी मुंतज़िर है। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भाई दिन रात एक करके पढ़ने लगे ताकि उनका दाखिला मेडिकल की फील्ड में हो जाए। किसी को भी इस बात से क्या एतराज़ हो सकता था, बल्कि सब बहुत खुश थे कि भाई डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन इस डॉक्टर बनने के पीछे का मकसद अगर हम जान लेते तो शायद कभी भी उन्हें मेडिकल फील्ड को चुनने की इजाज़त न देते। लेकिन इस वक्त हम सब बेखबर थे, लिहाजा खुश थे। मैं अक्सर नोट करती थी कि हम सब जब भाई को शाबाशी देते, क्या वो रिसर्च के झंझट से निकलकर वाकई ज़िंदगी में एक अच्छी सिमत की जानिब जा रहे हैं, तो इनके चेहरे पर एक पुरसरार सी मुस्कुराहट अहाता कर लेती थी। मैं अक्सर इस बात को अपना वहम समझकर नज़रअंदाज कर देती कि आखिर भाई इस तरह क्यों मुस्कुराएंगे। लेकिन अगर मुझे अंदाज़ा होता कि मेरा यूँ इस बात को नज़रअंदाज कर देना इस हद तक हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर देगा, तो मैं शायद कभी भी अपने भाई की मुस्कान को नज़रअंदाज न करती, बल्कि पहली फुर्सत में अपने वालिदैन को इस मुतल्लिक बता देती। खैर, मेरे भाई की अनथक मेहनत के बाद आखिरकार उनका एडमिशन उनकी पसंद की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो गया था, जिसकी वजह से हम सब लोग बहुत खुश थे। भाई इस ख़ानदान के पहले डॉक्टर बनने वाले थे। हमारे लिए ये एजाज़ की बात थी। पूरे ख़ानदान को ये खबर आग की तरह लगी थी कि कोई कैसे सब में सबकत ले जा सकता है। उनकी बुरी नज़रें मेरे भाई के ख्वाब को खा ना जाएं, इसलिए मैं रोज़ भाई का सदका देती थी और दुआ करती थी कि मेरा भाई अपने मकसद में कामयाब हो जाए। मुझे भी यही लगता था कि भाई का मकसद बाकी डॉक्टरों की तरह इंसानियत की फलाह बहबूद है, इसलिए वो इतना उतावला हो रहा है, क्योंकि इस खबर के मिलने के बाद से भाई तो इतने ज़्यादा खुश हो गए थे जैसे उन्हें आबे हयात मिल गया हो। लेकिन सब ने उनकी खुशी को उनके ख्वाब की तकमील से मिलाकर नज़रअंदाज कर दिया। इस वक्त किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये नज़रअंदाज करना हमें कितना महंगा पड़ सकता है या पड़ने वाला है, वरना यकीनन हम भाई को इनके इरादों से बाज रखते। कुछ ही अरसे में भाई यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर चुके थे, तो मेरे स्कूल के आखिरी चंद साल रहते थे। 1-2 साल तो बहुत सुकून से गुजर गए, और फिर जब मैं कॉलेज में और भाई 3rd ईयर में आए तो उन्होंने एक नई ज़िद शुरू कर दी कि उनकी क्लास फेलो से उनकी मंगनी कर दी जाए। गो कि हमारे वालिदैन बहुत खुले दिल के थे और उन्होंने भाई की बात मान ली थी, पर वो चाहते थे कि ये तकरीब 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद की जाए। फ़िलहाल सिर्फ रिश्ता कर लिया जाए। लेकिन न जाने भाई के सर पे क्या भूत सवार था कि उन्हें फ़ौरन मंगनी करनी है। अम्मा ने उसे बहुत समझाया कि हम क्या कहकर रिश्ता लेकर जाएं, तुम कौन सा भी कमाते हो, जब कुछ कमाने लगोगे तो मैं उसी दिन तुम्हारा रिश्ता ले जाऊंगी। लेकिन अम्मी जी की बातों पर भी भाई के सर पर जूं तक न रेंगी और आखिरकार उनके सामने किसी की भी एक नहीं चली थी और हम उनकी मंगनी करने चले गए थे। मुझे मेरी भाभी बहुत पसंद आई थी, वो बहुत प्यारी थी और इखलाक की भी बहुत अच्छी थी। हम सभी उनसे मिलकर खुश और मुतमईन थे, लेकिन हमें अंदाज़ा न था कि इस मर्तबा परेशानी की वजह घर की बहू नहीं बल्कि घर का बेटा होगा, इसलिए हमें इतना मुतमईन नहीं होना चाहिए। खैर, देखते ही देखते मैं यूनिवर्सिटी के पहले और मेरे भाई आखिरी साल में आ गए थे और पेपर्स के फ़ौरन बाद ही मेरे भाई की शादी होना तय पाई थी, क्योंकि कुछ ही अर्से बाद वो दोनों फिर मज़ीद पढ़ाई करने बाहर मुल्क चले जाते। लिहाजा ये तय पाया था कि उनके बाहर जाने से पहले उनकी शादी कर दी जाए। शादी के मौका पर भाई दोबारा वैसे ही खुश थे जैसे यूनिवर्सिटी के दाखिले के वक्त। उन 2 मौक़ों के अलावा भाई को किसी ने इतना खुश कभी नहीं देखा था। मुझे उनका रवैया अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं खामोश थी, क्योंकि मैं खुद अजीब सी उलझन का शिकार थी कि आया ये सब सच है जो मैं सोच रही हूँ या फिर मेरा वहम। भाई की शादी हो गई थी और भाभी हमारे साथ 1 महीना गुजार के बाहर जाने वाली थी, लेकिन फिर वो हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। हम सब ने तसव्वुर भी नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहले दिन तो भाई भाभी बहुत खुश थे, लेकिन 2 दिन बाद भाभी का मूड सुबह से ही ऑफ लग रहा था।
ہم نے ان سے بار بار پوچھا لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہہ کر ٹال دیا، اور پھر کچھ دیر بعد وہ ہم سے بالکل پہلے کی طرح بات کرنے لگی۔ ہم لوگ بھی وہم سمجھ کر ٹال گئے۔ مجھے لگا کہ شاید نیا گھر ہے، نئے لوگ ہیں، اس وجہ سے بھابھی ایسے ریئیکٹ کر رہی ہیں۔ لیکن مسئلہ تو تب ہوا جب ہم لوگ ایک دن اپنے کزن کے گھر دعوت پر گئے، لیکن بھائی بھابھی اس دن کہیں اور جانے والے تھے، لہٰذا وہ ہمارے ساتھ نہیں گئے۔ ہمیں کزن نے بہت اصرار کر کے روک لیا اور ہم سب نے رات وہیں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اگلے دن جب ہم لوگ دوپہر کے وقت گھر واپس آئے تو بھابھی کو چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور وہ لنگڑا کر چل رہی تھیں۔ ہم نے ان سے پوچھا تو بھابھی نے کہہ دیا کہ کل واپسی پر ان کا چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس لیے انہیں چلنے میں دشواری ہو رہی ہے اور چوٹ تھوڑی سی زیادہ لگی تھی، اس لیے یہ اب تک ایسے چل رہی ہیں۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ بھابھی کو کہیں اور چوٹ کیوں نہیں آئی تھی اور بھائی کو تو ہلکی سی خراش تک نہیں لگی تھی۔ ہم نے انہیں کہا کہ وہ ہمیں پہلے ہی بتا دیتے ایکسیڈنٹ کا، ہم رات میں واپس آ جاتے، پر ان کا کہنا تھا کہ وہ ہمیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خیر ہم نے بھائی سے کہا بھابھی کو ہسپتال لے جاتے ہیں، لیکن ہسپتال کا نام سنتے ہی وہ پریشان ہو گئے اور انہوں نے سختی سے منع کر دیا۔ ہم سب اب بہت حیران ہوئے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ وہ پہلے ہی چیک اپ کروا چکے ہیں اور وہ خود بھی ڈاکٹر ہیں، اپنی بیوی کو دیکھ چکے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ مجبوراً ہم سب کو چپ ہونا پڑا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ایک ماہ بعد جب بھائی اور بھابھی اس ملک سے باہر جا رہے تھے تب تک بھی بھابھی کا پیر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ ان کے مطابق ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ تھا، ان لوگوں نے ڈاکٹر کو بھی نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی کوئی علاج کروایا تھا۔ ہم سب تو پریشان تھے پر کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور پھر میرے بھائی اور بھابھی ملک سے باہر پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اب ان لوگوں کی واپسی 1 سال کے بعد ہونی تھی، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ جب 1 سال کے بعد میرے بھائی کی واپسی ہوگی تو ہمارے اوپر کیسی قیامت ٹوٹے گی۔ ہوا کچھ یوں کہ جب 1 سال کے بعد میرے بھائی واپس آئے تو وہ اکیلے واپس آئے، ان کے ساتھ ہماری بھابھی موجود نہیں تھی۔ ہم سب نے ان سے بہت مرتبہ پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے۔ پہل تو وہ ہمیں جواب ہی نہیں دے رہے تھے، اور پھر انہوں نے اپنی خاموشی کو توڑا اور ہمیں جو بتایا ہم سب کو اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں جانے کے کچھ عرصے بعد بھی بھابھی کا کسی سے افیئر چلنے لگ گیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے بھائی کو بہت مجبور کر کے طلاق لے لی اور اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہم سب کو اس بات پر کسی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ہم ان کے ساتھ جتنا عرصہ رہے تھے وہ ایسی لڑکی بالکل نہیں لگتی تھی جو اتنا گھٹیا کام کرے، لیکن ہمارے پاس بھائی کی بات ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہ تھا، کیونکہ ہمیں یہی لگ رہا تھا کہ آخر بھائی جھوٹ کیوں کہیں گے، انہوں نے تو ویسے بھی پسند کی شادی کی تھی تو انہیں جھوٹ بول کر کیا حاصل ہوگا۔ لیکن ہمیں کیا پتا تھا کہ مسئلہ اس لڑکی میں نہیں ہمارے بھائی میں ہی تھا۔ اگر ہمیں یہ بات پہلے پتا ہوتی تو یقیناً ہم اس لڑکی کی زندگی کو اجیرن ہونے سے بچا لیتے۔ میری بھابھی کے والدین اپنی بیٹی کے متعلق پتہ کرنے آئے تو بھائی نے انہیں بھی خوب سنایا، اور وہ بیچارے اپنی بیٹی کی غلطی تسلیم کر کے واپس چلے گئے، کیونکہ ان کا بھی اپنی بیٹی سے کوئی رابطہ نہ تھا کہ انہیں حقیقت پتہ چلتی۔ اس لیے انہیں یہی لگا کہ میرے بھائی سب کچھ سچ سچ کہہ رہے ہیں اور غلطی ان کی بیٹی کی ہی ہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ بھائی سے وہ لوگ اتنی معافیا مانگ کر گئے تھے، اور بھائی بالکل ایسے بیٹھے تھے جیسے ان کا کوئی قصور نہیں ہے، اور وہ انہیں معاف کر کے ان پہ بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، اور اس بات کو سب سے چھپا کر ان کی عزت خراب ہونے سے بچا رہے ہیں۔ پر اب میں سوچتی ہوں کہ اگر اس وقت ہمیں حقیقت کا علم ہوتا تو ہم بھائی کے ساتھ کیا رویہ اپناتے، اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ہم نے بھابھی سے رابطہ کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تھی۔ خیر اس کے بعد میرے بھائی اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے، ہم سب بھی ان کا ساتھ دینے لگے تاکہ وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے جی سکیں اور کسی روگ میں نہ رہ جائیں۔ کچھ دن ہمارے ساتھ رہنے کے بعد میرے بھائی واپس باہر ملک چلے گئے، اور پھر جب وہ واپس آئے تو ان کے پاس ایک اور مرتبہ پھر ہمیں دینے کے لیے ایک سرپرائز موجود تھا۔ اس مرتبہ ان کی جاب لگ چکی تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ جہاں ان کی جاب لگی ہے وہیں کی ایک لڑکی سے ان کی دوبارہ شادی کر دی جائے۔ میرے گھر والوں کو ان کی دوبارہ شادی سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن باہر ملک میں شادی کرنا بھی ایک رسک تھا اور وہاں پر جانا بھی ناممکن تھا۔ لیکن اس مسئلے کا حل بھائی نے یہ نکالا کہ وہ لڑکی کو اس ملک میں لے آئیں گے تاکہ یہاں پر ہمارے رسم و رواج کے حساب سے شادی ہو سکے۔ میرے گھر والوں کو اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور انہوں نے یہ طے کیا کہ وہ میری ہونے والی بھابھی کو پہلے یہاں لے کر آئیں گے، اور پھر یہاں پر شادی ہو جانے کے بعد وہ دونوں دوبارہ واپس چلے جائیں گے۔ ہم لوگ پھر سے خوش تھے کہ ہمارے بھائی ایک مرتبہ پھر زندگی میں آگے بڑھ رہے تھے، لیکن ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک اور معصوم لڑکی کی زندگی کو داؤ پر لگا رہے ہیں۔ اگر ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا تو ہم کبھی بھی بھائی کی دوسری شادی نہ کرواتے۔
पहली भी शादी न करवाते, लेकिन इस वक्त हम सब लोग इस बात से बेखबर थे, इसीलिए आसानी से भाई की दूसरी शादी के लिए राजी हो गए। और फिर भाई फौरन ही वहां जाकर हमारी भाभी और उनके घर वालों को इस मुल्क में ले आए ताकि हमारी शादी की जा सके। और फिर बहुत धूमधाम के साथ हमारी भाई की दूसरी शादी की गई। वैसे तो इतनी धूमधाम के साथ तो लोगों की पहली शादी भी नहीं होती जितनी हमने अपने भाई की दूसरी शादी की थी। मेरी दूसरी भाभी के घर आने के बाद दोबारा से वही सब होने लगा जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया था। कुछ रोज़ तो मेरे भाई और भाभी बहुत खुश रहे, लेकिन इसके बाद मेरी भाभी का मुंह हर वक्त बना रहता और वो हमारे पूछने पर हमें कुछ भी ना बताती। लेकिन एक बात हमने नोट की थी कि चाहे उनका मूड ऑफ क्यों ना हो, वो हम सबके साथ और इज्जत और तमीज़ के साथ पेश आती थी और हमेशा खुश इखलाकी का मुजाहरा करती थी। और फिर भाई भाभी दोबारा से बाहर चले गए। इस मर्तबा जाते हुए मेरी भाभी मुझे खौफजदा लग रही थी, लेकिन मुझे उनके खौफ की कोई वजह समझ नहीं आ रही थी। लेकिन मुझे क्या पता था कि उनके खौफ की इतनी बड़ी वजह उनके साथ ही तो है, तो वो कैसे अकेले बाहर जाने पर राज़ी हो सकती हैं। पर खैर वो लोग बाहर चले गए और फिर मेरे इम्तिहान शुरू हो गए, तो मैं सब कुछ भूलकर इम्तिहानों में मसरूफ़ हो गई। मेरे इम्तिहान ख़त्म होने के बाद मैंने सोचा क्यों ना भाई के पास जाकर उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। मैंने ये बात अपने घर वालों और भाभी से डिस्कस की, तो घर वालों से पहले भाभी का इसरार शुरू हो गया कि मैं वहाँ ज़रूर आऊँ। अब उनके इसरार के बाद घर में किसी ने मना न किया। मेरी भाभी ने सख्ती से बोल दिया कि ये बात भाई को न बताई जाए। पहले पहले हम समझे वो भी उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हैं, लेकिन फिर जब वो रोज़ रोज़ पूछने लगी कि आया भाई को पता तो नहीं चल गया, तो हमें ये कुछ मशकूक लगा। लेकिन हम असल वजह से अनजान थे, लिहाजा खामोश थे। फिर देखते ही देखते मेरे वहाँ जाने के इंतज़ामात पूरे हो गए और मैं चली गई। मुझे एयरपोर्ट से भाभी ने पिक किया और घर ले गई। हमने सारा दिन खूब बातें की और फिर भाभी ने मेरे लिए खाने का एहतमाम किया। यूँ लग रहा था उनकी नन नहीं बचपन की सहेली आई हो जिससे वो कब से मिलना चाह रही हो। खैर फिर मैं कुछ देर आराम करने चली गई और जब उठी तो भाई भाभी के कमरे से आवाज़ें आ रही थी जिसमें भाई न जाने भाभी पर किस बात पर गुस्सा कर रहे थे। मैं सोच ही रही थी कि अब क्या करूं कि इतने में भाई के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो मुझे देखकर चुप हो गए, गोया सोच रहे हों कि मैंने कुछ सुना है या नहीं। मैं आगे बढ़कर उनसे मिली तो उनके चेहरे के तासुरात नॉर्मल हुए, लेकिन उनके अंदाज में गर्मजोशी का फुकदान था, गोया उन्हें मेरा आना अच्छा न लगा हो। इस वक्त तो मैं इस बात को नज़रअंदाज कर गई, पर अब लगता है कि उन्हें वाकई मेरा आना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि मैं उनके काम में खलल दे रही थी। उस दिन एक और अजीब बात ये थी कि मेरी भाभी को चलने में दुश्वारी हो रही थी और उन्होंने बताया कि उन्हें घुटने में मसला हुआ है और उनका इलाज जारी है। मुझे ये सुनकर बड़ी हैरत हुई क्योंकि उन्होंने कॉल पर कभी इसका जिक्र नहीं किया और ना भाई ने बताया। फिर मुझे लगा शायद वो हमें परेशान न करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। खैर फिर मैं कुछ दिन वहाँ रही जहाँ अक्सर भाभी की आंखें सुबह को सूजी होती, जैसे वो सारी रात रोती रही हैं, लेकिन पूछने पर वो कुछ ना बताती। वहाँ तकरीबन मैं 1 माह गुजार के वापस आ गई। मेरे वापस आने के 6 माह बाद मेरे भाई भाभी हमेशा हमेशा के लिए वतन वापस लौटने वाले थे और इसके बारे में भाभी बहुत खुश थी। अलबत्ता भाई इतना खुश नज़र नहीं आ रहे थे मुझे। खैर 6 माह गुजरे तो मेरे भाई बादल नख्वास्ता वापस आ गए, लेकिन भाभी ससुराल आने की बजाय एक होटल में रहने लगी क्योंकि उनका मैका तो यहाँ मौजूद न था। इनसे वजह पूछने पर उन्होंने कुछ ना बताया और भाई उनके खिलाफ अजीब अजीब बातें करने लगे कि वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती, हमसे नफरत करती हैं वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तो 1 माह भाभी के साथ गुजार कर आई थी, इसलिए मुझे भाई की बातों पर यकीन आया, लेकिन मैं क्या ही कर सकती थी, लिहाजा खामोश रही। कुछ दिन बाद भाई ने बताया कि भाभी तलाक लेकर मुल्क से चली गई हैं। हम सब ये सुनकर गहरे सदमे में आ गए, लेकिन अब सब भाई के मुत्तलिक बातें करने लगे कि इसी में मसला है जो इसकी बीवियां छोड़ जाती हैं। मुझे हैरत इस बात पर थी कि भाई पसंद की शादी करते हैं पर बीवी के छोड़ जाने पर उन्हें बिल्कुल अफसोस नहीं होता और वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भाई पर शक होने लगा और मैंने हकीकत जानने की खातिर भाई की शादी अपनी दोस्त से करवाने का फैसला किया। मेरी दोस्त भाई को बहुत अरसे से पसंद करती थी, इसलिए हकीकत और मेरा शक जानने के बावजूद वो शादी पर राज़ी हो गई क्योंकि एक तो इसकी भाभी उसकी जान के दर पर थी, दूसरा उससे भी मेरी तरह अंदाज़ा नहीं था कि मामला इतना गंभीर हो सकता है। हुआ कुछ यूँ कि 6 माह में ही इनकी शादी हो गई, जिस पर भाई को तो कोई एतराज़ न था, बल्कि वो पहले की तरह खुश व खुरम थे। खैर मैं अब तजस्सुस में थी कि हकीकत पता चल जाए, लेकिन हकीकत इतनी जल्दी पता चल जाएगी इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। शादी की रात में सोने लेटी तो अचानक ही मेरा दरवाज़ा बजने लगा और दरवाज़ा खोलते ही बाहर मेरी दोस्त खड़ी थी जो रो रही थी और वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर आ गई और दरवाज़ा लॉक कर दिया।
गोया किसी से बच रही हो। मैं तो इसकी हालत देखकर ही परेशान हो गई और उसे हौसला देने लगी। उसने मुझे बताया कि दरअसल मेरे भाई की रिसर्च का भूत अब तक उनके सर पर सवार है और अब वो औरतों की हड्डियों की मजबूती चेक करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि औरतों की हड्डियां फलां हद तक दर्द बर्दाश्त कर सकती हैं। लिहाजा वो अपनी हर एक बीवी पर यह तजर्बा करना चाहते थे। दरअसल उनकी मेडिकल फील्ड में एडमिशन और शादियों की खुशी का राज यही था कि वो अपनी रिसर्च के करीब जा सके। उन्होंने अपनी पहली बीवी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर एक दिन मजाक में कागज़ पर साइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया था कि वो मेरे भाई यानी अपने शौहर की रिसर्च का हिस्सा हैं और बाखुशी और होशो हवास में खुद पर तजर्बा करने की इजाज़त दे रही हैं और कॉन्ट्रैक्ट से फिरने के एवज़ वो भारी जुर्माना अदा करेंगी। और यह हकीकत भाभी को शादी के बाद पता चली थी, जब भाई इनकी हड्डियों की मजबूती चेक करने की खातिर उन्हें जिस्मानी तशद्दुद का मुख्तलिफ तरीक़ों से निशाना बनाते थे। लिहाजा वो बाहर जाने के बाद इनकी ज़िंदगी से गायब हो गई थी। और फिर मुझे याद आया कि भाभी के वालिदैन भी बाहर मुल्क चले गए हैं। गोया भाभी ने उनसे राब्ता कर लिया था, लेकिन वो भाई से इतनी डरी हुई थी कि उनके वालिदैन को भाई की हकीकत सबको बताने से मना कर दिया हो। इस बात की गवाही मेरी दोस्त ने भी दी कि भाई को इनके पहले ससुर की धमकी भरी कॉल आई थी, लेकिन जब उन्हें कॉन्ट्रैक्ट के जुर्माने की खबर हुई तो वो चुपचाप वहाँ से चले आए। इसके बाद बाहर उन्होंने मेरी दूसरी भाभी के साथ भी यही चाल चली। लिहाजा वो मेरे उनके पास जाने से खुश थी कि अब उन पर तशद्दुद नहीं किया जाएगा। लेकिन रात में भाई उन्हें बेहोश करके या उनका मुंह बंद करने के बाद अपना काम जारी रखते थे। लिहाजा मुझे सुबह उनकी आंखें सूजी हुई लगती थी। लेकिन फिर यहाँ वापसी से पहले उनके वालिदैन को असलियत पता चल गई थी, पर भाई उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए थे। लेकिन वालिदैन के इसरार पर भाभी भाई से अलग हो गई और अब भाई अपनी तीसरी बीवी यानी मेरी दोस्त को धमका रहे थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, क्योंकि उसकी भाभी वैसे ही उसकी जान के दर पे है और उसके पास कोई ठिकाना नहीं। और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी तो भाई इसके किरदार को मशकूक कर देंगे और कोई इसकी असलियत का यकीन नहीं करेगा। लेकिन भाई को अंदाज़ा नहीं था कि मुझे उन पर शक है और जो बातें वो अपनी बीवी को डराने के लिए बोल रहे हैं, इन बातों पर उनके घर वाले यकीन कर लेंगे। मैं अपनी दोस्त की बातें सुनकर सारी रात शौक के आलम में बैठी रही और फिर सुबह के वक्त जब सबको हकीकत पता चली तो मेरे भाई को मेरे अब्बू ने बहुत जलील किया और घर से बेदखल कर दिया, क्योंकि वो हरगिज़ भी ऐसे इंसान को अपने घर का फ़र्द नहीं बनाना चाहते थे। उन्होंने मेरी दोस्त की खुला करवाने के बाद उसकी शादी अपने दोस्त के बेटे से करवा दी और मेरी दोनों भाभियों से भी माफ़ी मांगी कि उन्हें इस कदर टॉर्चर से गुजरना पड़ा। अब हमें नहीं पता कि भाई किस हाल में कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो हमें याद तो आते हैं, लेकिन हम हरगिज़ उन्हें वापस इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे ससुराल में भी कभी सास इनका जिक्र ताने के तौर पर लेती हैं। मैं भी अब तक इस शर्मिंदगी से बाहर नहीं आ पाई कि मेरे भाई ने इतना घनौना खेल खेला। इस शर्मिंदगी से मेरी रातों की नींद ख़राब हो चुकी है और मैं अपनी ज़िंदगी से नफ़रत करने लगी हूँ और सोचने लगी हूँ कि आखिर मुझे क्यों नहीं लगा कि मेरे भाई इस रविश पर जा रहे हैं। मैं तो उन्हें समझती थी और उनकी रग रग से वाकिफ़ थी, लेकिन अब हमें नसीहत हो चुकी है और दुनिया वालों में भी होनी चाहिए कि अपने बेटों पर भी नज़र रखें, क्योंकि लास्ट में नहीं बहू ही ख़राब आए, आपका बेटा भी किसी की ज़िंदगी ख़राब कर सकता है। आप सबसे दरख्वास्त है मेरी, इस बात को ध्यान में रखें और मुझे बताएं कि मैं इन पछतावों से कैसे निकलूं, मुझे सुकून आ जाए। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।